नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक ऐसी सनसनीखेज खबर मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं जो आपके होश उड़ा देगा। शायद कभी आपने किसी मां की हैवानियत की ऐसी कहानी आपने सुनी हो जो ऐसी होगी, जहां पर एक मां ने अपनी हवस के लिए, अपने अवैध संबंधों के लिए अपने 24-25 साल के बेटे की हत्या की साजिश ऐसी रची कि लोगों के होश उड़ गए। मां ने ऐसा नहीं कि तुरंत में बच्चे की हत्या की योजना बना डाली। मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिछले 2 सालों से अपने बेटे की हत्या की योजना इस तरह से बना रही थी कि बेटे की हत्या भी हो जाए और उसकी लाश पर उसे इतने पैसे मिलेंगे जिससे वो अपने प्रेमी के साथ जिंदगी भर ऐश के साथ रहे। पुलिस ने कानपुर देहात की घटना है। कानपुर देहात पुलिस ने अब इस घटना का खुलासा किया तो सब सन्न है कि एक मां जो 40-45 साल की जिसकी उम्र हो रही हो, जिसके 2 बड़े बड़े जवान बेटे हो, जिन दोनों बेटों की शादी की उम्र हो रही हो, एक बेटा 23 साल का, एक बेटा 25 साल का, वो मां इश्क में, हवस में, जिस्म की भूख के चलते इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपने छोटे बेटे जिसकी उम्र 23-24 साल है उसकी हत्या की योजना बनाती है और 2 साल से अपने प्रेमी के साथ उस हत्या की योजना को अंजाम दे रही थी और आखिरकार इस दिवाली उसे इस हत्या अपनी योजना पर अमल करने का मौका मिलता है। अपने बेटे को बड़ी चालाकी से ये मां मौत के घाट उतरवा देती है और इस हत्या को इस तरह से अंजाम दिलवाती है अपने प्रेमी की मदद से कि सबको लगे कि बेटे की मौत जो है हादसे में हुई। अब ये क्यों हादसे में चाहती थी कि बेटे की मौत दिखे, तो इसकी वजह थी, एक तो वो खुद और उसका प्रेमी साफ साफ बच जाएंगे, दूसरा बेटे के नाम पर माफ करना, बेटे के नाम पर जो थी 40 लाख रुपए की जीवन बीमा की पॉलिसी थी। यानी बेटे की मौत जब होती, हादसे के तौर पर दिखती, तो बेटे की मौत का नॉमिनी कौन था? मां खुद थी। बेटे की लाश पर इसे 40 लाख रुपए मिलते और उन 40 लाख रुपए के साथ मां की योजना ये थी कि वो अपने प्रेमी के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारते। भला कभी सुना है आपने ऐसी मां के बारे में जो अपने एक जवान बेटे की लाश पर अय्याशी करने का सपने बुन रही? भला कहीं सुना है आपने ऐसी मां के बारे में जिसको बेटे की जिंदगी से ज्यादा उसकी मौत पर ज्यादा खुशी मिल रही है? लेकिन कानपुर देहात की ये वो मां है और इसका नाम जानकर तो आपको और खून खौल उठेगा। पता नहीं इसके माँ बाप ने इसका नाम बचपन में जो रखा था ममता, शायद इस शब्द का नाम ये समझती नहीं। इसका नाम था ममता और इसने ममता को इतना कलंकित किया है जिसने आज तक जितनी भी केस आए हैं जहां पर मां बच्चों को मारती हैं वो कह नहीं कर सकते। जिस उम्र में बहू लाना चाहिए था उस उम्र में ये इश्क लड़ा रही थी और किस कीमत पर? अपने बेटे की मौत की कीमत। जब से ये मैं खबर पढ़ा हूं मेरा कहें दिमाग खराब हो गया कि एक यही दुनिया में सिर्फ एक यही रिश्ता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मां के लिए हर बेटा कहे आंख मूंद कर चल देता है। मां कहे बेटा यहां चले जाओ, बेटा चल देता है। मां कहे बेटा वहां चले जाओ, क्योंकि मां से ज्यादा पवित्र रिश्ता तो है ही नहीं दुनिया में। एक बार बेटा बाप की बात नहीं मानेगा लेकिन मां की बात तो सुनता ही सुनता है। लेकिन उस रिश्ते को भी ये हवस, पैसे, चाहत, लालच, अवैध संबंधों ने नहीं छोड़ा। कानपुर की एक खबर ने सबको शर्मसार कर दिया है। अब हम आपको पूरा खबर यह विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या थी योजना, कैसे मां ने 2 साल पहले 26 अक्टूबर की रात में बेटे की हत्या होती, इसी 26 अक्टूबर को। लेकिन इस हत्या की योजना कब बनाई? 2 साल पहले इस हत्या की योजना रच डाली थी मां ने और उसको अंजाम अब दिया। सोचो कितना इसके अंदर धैर्य था और क्या ये इसका मकसद होगा कि इतना इंतजार कर रही थी। कैसे प्रेमी को इसने मंजूर कराया, प्रेमी ने अपने भाई को भी इस हत्याकांड में शामिल कराया और सबको क्या चाहिए था
किस चाहत की वजह से इतनी बड़ी हैवानियत की गई, ये सब हम आपको हमारी इस खबर में तफसील से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं खबर का पूरा सिलसिला है कहां के मामला। कानपुर देहात क्षेत्र का ये मामला है। कानपुर देहात क्षेत्र में एक बरौर थाना क्षेत्र पड़ता है। यहां पर गांव का नाम है अंगदपुर। अंगदपुर गांव में रहता था 23 साल का प्रदीप। प्रदीप का एक बड़ा भाई है जिसकी उम्र करीब है 25 साल, उसका नाम है कुलदीप। अब सोचिए 23 और 25 साल के दो जवान बेटे जिस मां के हो, क्या उसको किसी सहारे की जरूरत हो सकती? नहीं। अरे भाई, दो बेटे हो चुके, बहुए लाओ, अपना आराम से घर। लेकिन ना, ममता के दिमाग में तो खुराफात बैठी हुई थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसी खुराफात। दो जवान बेटे थे। जो प्रदीप है वो आंध्र प्रदेश में काम करता था, ठीक। कुलदीप जो है वो अपनी मां के साथ रहता। 4 साल पहले जो है प्रदीप और कुलदीप के पिता संदीप की किसी वजह से या बीमारी या हादसे की वजह से शायद मौत हो जाती। इसके बाद मां ममता के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है दोनों बच्चों को। तब से 4 साल हुए तो समझ लो ज्यादा 20, जो बड़ा बेटा होगा वो 22 साल का होगा और छोटा बेटा 20 साल के, तब भी जवान ही थे जब पिता की मौत हुई। और तब से जो है बेटा प्रदीप जो है वो बाहर आंध्र प्रदेश में जाकर काम करता था और अच्छा खासा कमाता था और घर आने सबकी भी मदद करता था। इसी दिवाली में वो दिवाली मनाने के लिए घर आया हुआ था आंध्र प्रदेश से। अक्सर वो आता था और अपनी मां की जगह जो प्रदीप है वो अपने बाबा के साथ रहता था। अब बाबा के साथ क्यों रहता था उसकी वजह आपको बताते। जब पिता संदीप की मौत होती है, इसके कुछ महीने ही गुजरते हैं कि ममता का जो है गांव के रहने वाले एक उससे आधी उम्र का लड़का जो है, जिसकी उम्र मान लीजिए ममता की 40-45 साल की उम्र थी, तो उस लड़के की उम्र होगी 30 के आसपास, यानी 10-12 साल का अंदर था। उसका नाम था मयंक उर्फ ईशु। मां ममता का उस लड़के के साथ जो है प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। बड़े बेटे को इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन छोटा बेटा जो प्रदीप है उसने अपनी मां की करतूतों को अपनी आंखों से देखा था। यहां तक कि बताते हैं कि प्रदीप ने कई बार अपनी मां को मयंक के साथ आपत्तिजनक हालत में भी देख लिया था। लिहाजा वो मां से टोका टाकी करता था, कहता था मां ये सही नहीं है, गलत कर रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जब भी प्रदीप जो है टोका टाकी करता था, मां को एकदम लगता था कि उसका बेटा मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, ये हमको बताएगा कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी। लेकिन किसी तरह से मामला चला। लेकिन इसी सब की वजह से चूंकि वो अपनी मां की हरकत को देख चुका था, लिहाजा अब जो है प्रदीप मां से अपना किनारा कर चुका था। वो मां आता भी था तो बस कहे, चूंकि फॉर्मेलिटी होती थी इसलिए मां के पैर छूले तो छूले, लेकिन इससे बात तक नहीं करता था ममता से। और जब भी घर आता तो अपने बाबा के पास रहता था, वही कुछ दिन गुजारता और उसके बाद फिर अपने काम पर वापस चला जाता। पिता के मौत के कुछ दिनों बाद ही जो है प्रदीप जो है अपने काम पर चला गया था। लेकिन कुलदीप जो है वो अपनी मां के साथ रहा। कुलदीप का न मां के बारे में उसे कुछ पता था, न प्रदीप ने अपने भाई को इस बारे में कुछ बताया कि हाँ मां इस तरह का काम कर रही है जो बेहद गलत है। शायद कुलदीप को बताता तो कुलदीप भी मां को टोकता, लेकिन प्रदीप नहीं चाहता था कि मां जिस तरह से मेरी नजर में गिरी है उसकी भी नजर में गिरे। कम से कम मां को चूंकि मैंने जिस हालत में देखा है, मैं अब मां की सेवा नहीं कर सकता, कम से कम बड़ा भाई देखभाल करता रहेगा। इसीलिए शायद प्रदीप ने कुलदीप को इस बारे में बताया भी नहीं। इस दिवाली में, दिवाली से पहले जो है प्रदीप घर आता है। दिवाली वाली मनती है। 26 अक्टूबर को जो है प्रदीप को आंध्र प्रदेश वापस जाना है, ठीक। 26 अक्टूबर से 2 दिन पहले, जिस दिन भाई दूज शायद 26 को था, कब था बताते, 2 दिन पहले दिवाली के बाद, दिवाली के 2 दिन गुजरते हैं, जो मां ममता थी वो अपने मायके चली जाती है। 26 अक्टूबर को प्रदीप को कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो तुम आओ जाओ ना, इसलिए उसने कोई टोका टाकी नहीं की, लिहाजा वो चली गई अपने मायके, चली जाने को। 26 अक्टूबर को जाना था प्रदीप को आंध्र प्रदेश, लेकिन 26 अक्टूबर को हुई गांव का जो मयंक उर्फ ईशु है और जो उसका भाई है ऋषि कटियार जो है वो प्रदीप से मिलते हैं। क्योंकि प्रदीप जो है थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, हल्की फुल्की शराब पीता था, लेकिन शराब कहते उसको हजम नहीं होती थी, उसको थोड़ा सा ही पीने पर खूब शराब चढ़ जाती थी और बहक जाता था, मतलब अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा। इस बात की जानकारी जो है ममता ने
अपने प्रेमी मयंक उर्फ ईशु और उसके भाई ऋषि कटियार को दी। कैसा सा 26 अक्टूबर को सबको पता था, इस बात की जानकारी जो है ममता ने अपने प्रेमी को दे दी कि आज जो है प्रदीप है वो आंध्र प्रदेश चला जाएगा। लिहाजा प्लान जो 2 साल पहले जिसकी साजिश रची गई थी वो अमल में लाया जाता है। जो मयंक था वो तो उसके बारे में उसको पता था प्रदीप को, लिहाजा वो उससे ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन जो मयंक का भाई था ऋषि कटियार, चूंकि एक ही गांव के थे तो उनके अच्छी अच्छी बातचीत होती रहती थी, मिलता जुलता था। ऋषि कटियार बहाने से जो है प्रदीप उसको कहता है प्रदीप को, आज तुम जा ही रहे हो यार, चलो आज आखिरी बार पार्टी वार्टी थोड़ा करते, दिवाली का मौका है, किसी होटल में खाना वाना खाते चलो, थोड़ा सा टिकाते हैं। तो प्रदीप को भी लगा यार गांव में आए हैं, थोड़ा सा चलो माहौल बनाते, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में जाना है, वही काम रोज का, वही खाना बनाना, अकेले जिंदगी गुजरनी है, तो थोड़ा सा जब आदमी बाहर से आता है तो घर पर एंजॉय करने की कोशिश करता है। प्रदीप भी तैयार हो गया। ऋषि कटियार और ईशु भी उस गाड़ी, वैगनार गाड़ी इनके पास थी, उस गाड़ी में प्रदीप को बिठाते हैं और चले जाते हैं। शाम 7 बजे करीब ये था। काफी रात गुजर जाने के बाद भी जब प्रदीप घर वापस लौटता तो प्रदीप के जो बाबा हैं जगदीश नारायण, उन्हें होता कि कहाँ गया आखिर, आज तो उसको जाना था, अब रात में ट्रेन है और अभी तक आया नहीं। काफी रात हो गई। इसके बाद उन्होंने खोजना भी ना शुरू किया कि कहाँ है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस दौरान उन्होंने उससे भी पूछा ऋषि वगैरह से कि क्या तुमसे मिला, तो उसने कहा नहीं हमको नहीं मिला। लिहाजा पुलिस रात में ही बाबा ने 112 नंबर पर इस बात की सूचना दी कि मेरा बेटा था, पोता था, आज उसको जाना था लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया, शाम 7 बजे करीब घर से निकला था। पुलिस ने जो 112 नंबर पर कि जवान बेटा कहीं गया होगा, पार्टी वार्टी का कर लिया हो, थोड़ा सा रुक जाते हो, सुबह तक देखते हैं और इसके बाद फिर हम जांच पड़ताल शुरू करेंगे। इधर 112 नंबर की टीम जो 12-1 बजे तक पहुंची थी वो जांच पड़ताल शुरू ही कर रही थी। 27 अक्टूबर की सुबह कानपुर दिल्ली हाईवे पर एक मुंगीसापुर है, मुंगीसापुर के पास जो हाईवे गुजरता है वहां पर हाईवे पर प्रदीप की छत लाश पड़ी हुई है। ऐसा लगा किसी गाड़ी ने प्रदीप को कुचल दिया। लोगों तुरंत ही 112 नंबर को भी सूचना मिल गई। इस तरह से एक युवक की लाश मिली है जिसकी उम्र करीब 23-24 साल के आसपास दिख रही है। वहां फोटो सर्कुलेट तो हुई जाती है अपने मतलब इनके पुलिस वाले मीडिया सेल में, पुलिस मीडिया सेल फोटो से तो 112 नंबर वालों ने जगदीश जी को दिखाया बाबा को कि क्या ये तो नहीं है, इसकी लाश मिली है। फोटो देखते ही जगदीश नारायण जो थे वो धक्के से जमीन पर बैठ जाते हैं, अरे ये तो बेटा। उनको वो और परिजन जो है लाश की शिनाख्त के लिए पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा प्रदीप ही है जो रात से गया। लाश देखते ही बाबा चीख पुकार मच जाते कि बाप बेटा यही था जो सहारा था, उसकी मौत हो गई। वहीं इस बात की जानकारी जो है ममता को भी दी जाती कि ममता जो मायके में थी, बेटे की मौत की खबर मिलते ही ममता भी रोते धोते हुए घर आ जाती। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल, चूंकि था थोड़ा सा संदेह मामला कि अचानक गया, सब कुछ ठीक था और फिर सुबह लाश मिलती है और इस तरह से कि एक्सीडेंट हुआ, तो पुलिस को शुरुआत में लगा हो सकता हो पार्टी वार्टी की हो, नशे वशे में हाईवे में टक्कर वक्कर हो गई हो। लेकिन जब सब मातम बन रहा था, गांव के लोग इकट्ठा हुए, तो इसी दौरान कुछ लोगों ने जो है बातचीत जब चल रही थी तो कुछ लोगों ने जो जगदीश नारायण बाबा थे उनसे ये बताया कि कल शाम को जो है प्रदीप मयंक और ऋषि के साथ उनकी गाड़ी में हमने जाते हुए देखा था। जब बाबा को ये बात पता चलती है तो बाबा का दिमाग ठनकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। जिसके बाद बाबा जो है जगदीश ने वो नामजद थाने जाते हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ये 2 गांव के लड़के हैं। कल रात में जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हमको नहीं पता, और गांव के कुछ लोगों ने इन्हें शाम को प्रदीप के साथ देखा था इनकी गाड़ी में। फिर पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करती है। वही बताते हैं कि जब बाबा ने पुलिस घर आती है, सबसे पूछताछ करना शुरू करती है, क्या है, किसको किसी पर शक, किसी के साथ रंजिश वंजिश। तो बाबा फिर से वही कहते हैं कि भाई इन दोनों पर हमें लगता है, मयंक और जो उसका भाई है ऋषि, इन्होंने ही कुछ हमारे पोते के साथ किया है और इन पर ही हमें शक है। लेकिन जब मां से पूछताछ पुलिस करती है तो मां ममता जो है वो दोनों का बचाव करने की कोशिश कर जाती है। ममता पुलिस से कहती है अरे वो दोनों तो बहुत अच्छे आदमी है, अक्सर जब से हमारे पति की मौत हुई तब से अगर कुछ भी किसी तरह की मदद की जरूरत होती है तो वो दोनों हमारी मदद करते हैं। वो भला हमारे उनसे हमारा क्या लेना देना कि वो हमारे बेटे की हत्या कर देंगे। ममता का ये बयान। वही उन्होंने ममता ने इस पूरे मामले घुमाने के लिए अपने ही
जो सगे संबंधी थे उन पर हत्या का आरोप मढ़ने की कोशिश। ममता ने कहा दोनों जो हैं, दोनों से हमारी, जो मयंक और ऋषि की बात हो रही है, उनसे हमारी कोई बुराई नहीं, कभी कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई, वो लोग जो हैं भला हमारे बेटे को क्यों मारे। और इसने किस तरह से अपने परिवार के लोगों पर कहानी मोड़ने की कोशिश की। इसने कहा कि 1 साल पहले हमारा जो है जमीन को लेकर जो है जो रिश्तेदार है उनसे झगड़ा हुआ था, और इसी झगड़े के बाद से जो है हमारे बीच तनातनी रहती है, और हो सकता है कि इसी झगड़े का बदला लेने के लिए ही, जमीन के चक्कर में ही हमारे बेटे की हत्या की। पिता भी, बाबा जो थे उनका भी माथा ठनका रहा था कि क्या ये कह रही है, किस गांव के लोगों ने शाम को जिसके साथ देखा उस पर नहीं बोली, उनको बचाने की कोशिश कर रही, बल्कि दूसरों को लगा रही। लेकिन बाबा ने लिखित जो रिपोर्ट दर्ज लगाई उन्हीं दोनों पर जाए, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली, फोन डिटेल वगैरह निकाले। अब फोन डिटेल बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं अक्सर जब भी हत्या के मामले होते हैं। पुलिस को कुछ सुराग मिले, इसके बाद पुलिस ने इन दोनों भाइयों की तलाश शुरू की। पुलिस ने मंगलवार रात को अंगदपुर के रहने वाले ऋषि कटियार, जो थोड़ा सा बदमाश किस्म का आदमी था, सबसे पहले उसको, ये भागने के फिराक में था, उसको घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी इस पर फायरिंग की, जिससे पुलिस की एक गोली ऋषि के पैर में लग गई। जैसे ही गोली पैर में लगी, ऋषि लड़खड़ा कर वहीं गिर गया। पुलिस ने उसे पकड़ा तो ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, और वहीं पर इसने सच उगलना शुरू भी कर दिया कि हम तो नहीं जाते थे, मेरे भाई कहने पर ऐसा हुआ फलाना निकाना, फिर हमें माफ कर दीजिए। इस तरह से उसे लगा कहीं पुलिस एनकाउंटर में ना मार। अब जो बाबा का शक था और जो पुलिस का शक था वो करीब करीब पुख्ता हो चुका। इसके बाद बुधवार को जो इसके भाई था मयंक, जिसके साथ ममता का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों से जब पूछताछ हुई तो दोनों ने अपना गुनाह कर लिया, कबूल कर लिया। जिसके बाद गुरुवार सुबह को पुलिस की टीम जो है ममता के घर आ धमकती है गांव में। इससे पहले ममता को समझती, गांव के लोगों को लगा क्या हुआ, इतनी पुलिस की टीम आ गई। वो ममता को पुलिस उठवाती है, जीप में बिठाती है और चल जाती है। बाबा वगैरह सब हैरान कि आखिर क्या हुआ, ममता को क्यों पकड़ा, कहीं ममता का कोई रोल तो नहीं। गांव के लोगों में चर्चा ये चल गई कि क्या हुआ, कैसे ममता को क्यों ले गई पुलिस। भला एक माँ अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकती, कितनी भी नालायक माँ हो, भला अपने बेटे क्यों मारेगी। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं बताया। वहीं बाबा को कह दिया कि हमें कुछ सुराग मिले, ममता से पूछताछ करनी है, इसलिए उसको लेके जा रहे हैं। अब पुलिस जब ममता को थाने में लाती है, दोनों उसके चट्टे बट्टों यानी उसका प्रेमी जो था मयंक और मयंक के भाई ऋषि को उसके सामने बिठाया जाता है कि भाई ये तो कुछ और कहानी बता रहे तुम्हारे बेटे की हत्या की, और तुम तो इन्हें बड़ा बचा रही थी। जब पुलिस की थोड़ा सा सख्ती और ममता को लगा कि अब वो फंस गई है, लिहाजा ममता ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस के सामने रट्टू तोते की तरह सच उगलना शुरू किया। पूछताछ, अब ममता जो मां की उसका कबूलनामा सुनिए, पूरी साजिश वाजिश सब इसमें आ गई। पूछताछ में जो ममता ने बताया कि उसके पति संदीप की 4 साल पहले मौत हुई। इसके कुछ समय बाद यानी 4-6 महीने ही गुजरते हैं, जो पड़ोसी मयंक उर्फ ईशु है, जो उससे उम्र में 10-12 साल छोटा है, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। और प्रेम प्रसंग धीरे धीरे इतना बढ़ा कि सारे संबंध जो कहें, सारी मर्यादा, सारी कहें शर्मो लिहाज, सब धरा का धरा रह गया और हमारे बीच अतरंग संबंध बन गए, यानी हमारे बीच फिजिकल जो रिलेशन होते हैं वो भी बने। अब मेरा मकसद था, मैं ऋषि के साथ प्रदीप पति की तो मौत हो ही गई, अब मेरा ये था कि मैं किसी तरह से मयंक के साथ शादी करके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। वही मयंक भी यही चाहता था, लिहाजा मयंक के घर पर दबाव बढ़ रहा था कि तुम शादी कर लो, लेकिन मयंक ने अपने छोटे भाई ऋषि की शादी करवा दी ताकि हम पर दबाव ना हो, और उसने कहा कि हम कर लेंगे बाद में। इस तरह से घर वालों को उसने मना लिया और मकसद ये था कि हम दोनों शादी करें। इस दौरान कई बार हमारे बेटे प्रदीप ने ईशु को मेरे साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसकी वजह से बेटा जो है मुझसे नाराज रहने लगा और कई बार वो मुझे टोका टाकी भी करता था, जो मुझे कतई पसंद नहीं। और धीरे धीरे उसने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद उसने आंध्र प्रदेश में एक काम देख लिया, उस काम के सिलसिले में वो चला जाता और जब भी घर आता तो बाबा जगदीश नारायण के पास रहता, मुझसे ना मिलता ना पूछता कि क्या हाल है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं कहता। जब कभी कोई बातचीत होती तो बस वो मेरे इस रिश्ते को लेकर मुझे ताना मार देता और टोकता था कि माँ तुम जो कर रही हो गलत है। ये बात मुझे कतई पसंद नहीं थी। अपने से छोटे बेटे से मुझे ये सुनना पड़ता था, ये मुझे नागवार था। लिहाजा अब
हमारे दिमाग में एक दो बातें थी। एक तो इस बेटे का मुंह किसी तरह से बंद करें, नहीं तो पूरे समाज में हमारी बदनामी होगी। दूसरी चीज कि मुझे अपने प्रेमी ईशु के साथ उर्फ मयंक के साथ रहना है, और उसके लिए चूंकि कोई खास कमाई इसकी मयंक थी नहीं, कोई बाजार ज्यादा पैसे वाला नहीं था, और अलग रह के गांव दुनियादारी से छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाके बसने के लिए चाहिए पैसा। अब कहां से पैसा आए? इतना पैसा कि जिंदगी आराम से कटे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, बस हम दिन रात प्यार की बाहों में डूबे रहें और कमाने खाने की चिंता ना हो। इतना पैसे की इच्छा थी ममता की। अब इसके लिए दोनों मिलकर प्लानिंग में आते हैं। प्लानिंग ये कि हम जो है प्रदीप के नाम पर पॉलिसी लेते हैं। उन्होंने प्रदीप के नाम पर बताते हैं 2 साल के अंदर में करीब 4 करीब पॉलिसी ली, और जिनका करीब ये था कि अगर प्रदीप को कुछ हो जाता है तो उससे करीब 31 लाख रुपए तो नेट मिलना था, और उसमें से कई पॉलिसी ऐसी थी जिसमें अगर एक्सीडेंटल डेथ होगा तो पैसा 2 गुना हो जाता, यानी करीब 40 से 45 लाख रुपए मिलने का एक प्लान था कि अगर प्रदीप की मौत एक्सीडेंटल हो जाएगी तो उसकी नॉमिनी जो है, उसकी मां है ममता, उसे 40 से 45 लाख रुपए मिलेगा। 4 पॉलिसी ली थी। अब इन पॉलिसी का पैसा कौन दे रहा था? इन पॉलिसी का पैसा दे रहा था मयंक। 2 साल पहले प्रदीप की कहे जिंदगी की कहानी मां ने लिख दी। जब पॉलिसी एकदम वो हो जाएगी कि हाँ, एक वो होता है ना पीरियड कि इतने टाइम के बाद जब होगा तभी मिलेगा पैसा, तो 2 साल पहले इस चीज की मां ममता ने नींव रख दी कि प्रदीप की जिंदगी की डोर जो है वो किस दिन काटनी है, ये उसने तय कर लिया। पॉलिसी कराई गई, 4 पॉलिसी हो गई, 2 साल का वक्त गुजर गया। अब ममता को यह था कि अब सही समय आ गया है और अब प्रदीप का जाने का वक्त, इस दुनिया का, अपने छोटे बेटे के दुनिया से विदा होने का समय आ गया है, ताकि वो अपनी जिंदगी जो है ऐसो आराम से बिता सके। हमारा प्लान ये था कि प्रदीप की हत्या करना है और इस हत्या को एक्सीडेंटल दिखाना है, ताकि सबको लगे कि प्रदीप की मौत जो है हादसे में हुई, जिसकी वजह से उसका बीमा का रुपया जो है हमें मिल जाएगा। इस पर जो है जब ये हुआ कि आप दिवाली में पता चल ही गया था ममता को कि प्रदीप आने वाला है, प्रदीप ने अपने प्रेमी मयंक को कहा कि भाई अब तैयार रहो, इसी बार कांड करना है, नहीं तो फिर मामला टल जाएगा। अब वो कब 6-7 महीने बाद आएगा तो फिर कितनी दूर, कब तक हम तुमसे दूर रहें, कब तक इस मुफलिसी की जिंदगी को गुजारे। लेकिन मयंक का दिल डोल गया। उन्होंने कहा कि अकेले तो मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रदीप भी 23-24 साल का लंबा चौड़ा लड़का था, इतना आसान तो था नहीं कि उसको काबू कर ले एक आदमी, और मयंक तो कदकाठी से छोटे से थे, बस माल बड़ा फंसा लिया था इन्होंने, क्या कहें। तो मयंक ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम अपने इस पूरे साजिश में अपने छोटे भाई ऋषि को शामिल कर देते, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज है, कई बार जेल भी जा चुका है, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं। उसको जो बीमा का पैसा मिलेगा उससे कुछ रकम उसको भी दे देंगे ताकि वो भी खुश हो जाएगा। तो ऋषि को भी इस प्लान में मयंक ने शामिल किया। 26 अक्टूबर जब वो दिन आता है कि 26 अक्टूबर को मयंक, जो ममता है उसने बता दिया कि मयंक जो प्रदीप है बेटा वो 26 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश चला जाएगा, लेकिन इसीलिए 26 अक्टूबर को ही इस वारदात को अंजाम देना है। इस वारदात को अंजाम देने से पहले एक प्लान ये भी था कि ममता पर कोई शक न करे, लिहाजा वो 2 से 3 दिन पहले घर से चली जाएगी अपने मायके, ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठ सके। लिहाजा प्लान के मुताबिक 26 तारीख से पहले 24-23 तारीख की शाम को जो है ममता प्लान के मुताबिक मायके चली जाती है। इस दौरान वो पूरा प्लान मयंक को बता देती है कि शराब वराब कभी कभी प्रदीप पीता है, और जब पी लेता है तो थोड़ी से ही पीने पर वो बहक जाता है। अगर तुम्हें कांड करना है तो सबसे पहले उसे शराब पार्टी का थोड़ा सा वो दो, और इसके बाद जो है काम करो। मां से मिली इस मदद के बहाने से ही मयंक और ऋषि ने शराब के बहाने, पार्टी के बहाने प्रदीप को बुलाया, गाड़ी में बिठा कर लेके गए, यहां पर पार्टी की, और थोड़ा सा ही जैसे शराब पीता है प्रदीप जो है नशे में टल्ली हो गया, एकदम सुध बुध खोने वाले, मतलब लड़खड़ाने लगा, उसको ये नहीं था कैसे घर पहुंचे। इसके बाद बताते हैं गाड़ी के अंदर ही जो है ये लोग एक हथौड़ी ले गए थे,
उसी हथौड़ी से इन्होंने प्रदीप के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हुई। अब इस मौत को, इस हत्या को हादसा दिखाना था, लिहाजा इसके बाद इन्होंने कानपुर हाईवे, जहां पर जानते हैं 100-120 की रफ्तार से, अब जिस तरह से नया हाईवे बन चुका है, एकदम सटाक बढ़िया रास्ता है, 120-130 की रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं, भारी गाड़ी भी चलती है, तो इन्होंने ऐसी ब्लाइंड जगह पर उसकी लाश को डाल दिया ताकि गाड़ी जो आने वाले ड्राइवर हैं, रात के समय हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, उनको उसकी लाश दिख ना पाए। और ऐसे ही डाला, 2-3 ट्रक भारी भारी निकले, लाश एकदम पिच्चा हो गई, काम हो गया। सबको ये था कि अब जब लाश मिलती, सबने देखा कि भाई ये तो एक्सीडेंटल है, इतनी बुरी तरीके से गाड़ी से कुचल के मरा है, शराब वराब पिया होगा, सबको यही लगा। सब अपने प्लान में ये कामयाब हो गए। लेकिन गलती कहां हुई इनकी? गलती एक तो ये हो गई कि ये प्रदीप को जब ले जा रहे थे तो गांव के कुछ लोगों ने इनको अब उसकी गाड़ी में बैठा हुआ, मयंक की गाड़ी में बैठा हुआ प्रदीप को देख लेते हैं। दूसरी गलती इनसे ये हुई, जो इन्होंने बीमा बनाया था, उसमें कई जगह होता है जो बीमा लेता है, जिसके नाम पर बीमा होता है, उसका मोबाइल नंबर दिया जाता है, लेकिन कई जगह जल्दबाजी में जिनको यही था, अरे पैसा तो हमें ही लेना है, लिहाजा इन्होंने क्या किया था, मयंक ने उस जगह पे प्रदीप का नंबर न डालकर अपना ही नंबर डाला था। पुलिस ने जब इस सब की जांच की तो उन सब की चीज पुलिस को पता चलती रही और इसके बाद पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से जब छानबीन की तो सबके सच सामने आते चले। अब जब पूरे गांव को इस बात की, अंगदपुर जो गांव है वहां इस बात की जानकारी हुई, पुलिस ने भी बता दिया बाबा को कि आपके पोते का हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसकी मां ही है, तो कहें पूरे गांव में सन्नाटा। जो बाबा जगदीश नारायण हैं, चाचा संजय हैं, सर्वेश हैं, इन सब के पूरे कहें परिजनों में गमगीन माहौल है और उनका कहना है कि हमने कभी ऐसी मां नहीं देखी। जो बाबा हैं जिनकी 70-80 साल की उम्र हो रही, वो कह रहे हैं कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि एक मां हवस के चलते, अवैध संबंधों के चलते, पैसे के लालच के चलते इतनी अंधी हो जाए, इतनी हवस की भूखी हो जाए कि अपने जवान बेटे को मौत के घाट उतारे। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये पूरी कहानी हम कोई झूठ नहीं सुना रहे। पुलिस ने जैसा बताया वैसे। ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशु उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बारौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बारौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ही ये योजना बना रखी थी इन्होंने? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के
धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी ना किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी, क्योंकि सब जो है उसमें गाड़ी से ले जाके अपहरण कर बताया जी, इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगन से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास, और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है। अब आप में से कुछ के मन में ये सवाल हो रहा होगा, क्या इसने अपने बड़े बेटे के नाम पर भी कोई पॉलिसी कराई थी? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ममता ने अपने बड़े बेटे के नाम पर एक भी पॉलिसी नहीं कराई। सारी पॉलिसी, जो 4 पॉलिसी ली थी, वो सारी पॉलिसी छोटे बेटे के नाम पर थी, क्योंकि छोटा बेटा ही आंख में कांटे की तरह छुप रहा था, क्योंकि वही उसके अवैध रिश्तों पर सवाल उठाता था और वो उसकी इज्जत नहीं करता था। लोगों बीच में, गांव के लोगों बीच में इस चीज की चर्चा थी कि आखिर क्यों जो है छोटा बेटा अपनी माँ, जो अक्सर बोलते हैं छोटा बेटा माँ का बहुत दुलारा होता है, लेकिन गांव के लोगों में इस बात का चर्चा होती थी कि आखिर प्रदीप क्यों नहीं अपनी माँ से बात करता है, क्यों जब छुट्टी में आता है, इतने सालों बाद महीनों में आता है, तो अपनी माँ के पास न रहकर अपने बाबा के पास रहे, और ज्यादातर बाबा के पास रहते ही वक्त गुजारता है और फिर छुट्टी खत्म होते ही वापस चला है। तो लोगों में इस बात की चर्चा थी। ममता को यही था कि प्रदीप की वजह से उस पर लोग शक करते हैं और कहीं उसका भांडा फूट ना जाए। इसीलिए 2 साल पहले ही प्रदीप ये एक इकलौती ऐसी माँ है जिसने अपने बेटे की जिंदगी निर्धारित कर दी थी कि कब प्रदीप की मौत होगी और कैसे होगी। ये सब 2 साल पहले तय कर दिया गया था, और 2 साल की जिंदगी जो थी वो प्रदीप की माँ ने बख्शी थी। और 2 साल जब पूरे हुआ कि अब 40 लाख रुपए का उसके बेटे की लाश जो है 40 लाख रुपए की उसकी कीमत हो चुकी है, तब ममता ने अपना पूरा षड्यंत्र चला और बेटे को बेदर्दी से मौत भागता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो इस प्लान में कामयाब हो जाती, अगला शिकार जरूर से जरूर, क्योंकि पैसा आप चाहे जितना कमा लें, वो अगर आप कमाते नहीं मेहनत से तो वो हमेशा घटता ही जाएगा। जैसा अंडसंड का पैसा जब आता है आपके पास तो वो अंडसंड तरीके से खर्चा हो जाता। जब ये पैसा खर्चा हो जाता तो शायद अगला शिकार इन दोनों का, क्योंकि उनको हो जाता कि ये तो बहुत आसान तरीका है, पॉलिसी कराओ, 4-5 लाख रुपए जमा करो और खट से 40-50 लाख रुपए कमाओ। अगला शिकार उसका बड़ा बेटा जरूर से जरूर बनता। बहरहाल पुलिस ने इस सनसनीखेज का खुलासा कर दिया है। ये वाकई में चौंका देने वाला था, किस तरह से 2 साल से एक माँ अपने जिगर में इतना बड़ा राज छुपाए बैठी है कि उसने अपने बेटे की हत्या की साजिश रच डाली। अब जो भी जान रहा है वो वाकई में सकते में है कि सबसे पवित्र रिश्ता भी क्या अब उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। पर यही कलयुग है जहां पर जो आप सोचते हैं अक्सर वही नहीं होता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह के तमाम सच्ची चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से आपके पास खबरें पहुँचा सकें। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।